लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जिक्र किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हमें तो रिजल्ट्स मिल चुके थे। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो तो हमें किस तरह सेल लगाने चाहिए? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो हमें सेल्स किस तरह लगाने चाहिए, बताओ। क्या ये कल कर लिया कि नहीं? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो सेल्स को सीरीज में लगाना फायदेमंद होता है या पैरेलल में? पैरेलल में। एक बार कल के अपने केसेस देखो, एक बार अपने कॉपी में आपने नोट कर रखे होंगे, केसेस देखिए और वहां से देख के बताओ। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कैपिटल आर बहुत बड़ा है, तो सेल्स को सीरीज में लगाना फायदेमंद होता है कि पैरेलल में? सीरीज। ये थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ सीरीज। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो हमें सेल्स लगाने चाहिए पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के बाद अब जो नेक्स्ट है दैट इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग। मैं एक बार ये पूछ लूं कि आपने सीपीपी 29 अटेम्प्ट कर लिया? अरे मैंने आंसर्स भी दिए थे आपको थोड़ी देर पहले, है ना? आंसर्स देखे होंगे ना? 28 में डाउट है। क्या? 28 में डाउट है। 28वें में भी डाउट है? ठीक है, हाँ। तो 28 और 29 दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं। एक बार हम शुरुआती हाफ टाइम पढ़ लेते हैं ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कंप्लीट करके, और फिर नेक्स्ट हाफ टाइम में हम 28 और 29 दोनों ही डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हमारा जो बचा है वो हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग of an identical cells, each E naught R naught। n आइडेंटिकल सेल्स है, हर एक E नोट R नोट है, तो उसकी मिक्स्ड ग्रुपिंग आपको देखनी है किस तरह से। सपोज आपने इस तरह लगा दिए, एक लाइन में N1 सेल, मैं कहता हूं आपने एक लाइन में N1 आउट ऑफ N, एक लाइन में N1 सेल लगा दिए। मैंने कल पैरेलल में एक दो क्वेश्चंस भी दिए थे कि आपको होमवर्क में पैरेलल क्या क्या दिए थे, एक बार बताओगे कितने दिए थे और क्या क्या? इसके बाद लेंगे हम, एक बार ये पूरा होने के बाद। दो क्वेश्चन थे, एक में तो वो होगा n में से m उल्टे लगा रखे हैं, हाँ। और दूसरा दूसरे में एक रेजिस्टेंस था, उससे दो सेल कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, अभी करते हैं, थोड़ी देर में लेते हैं, पहले ये डिस्कशन कर लें हम एक बार मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला। और मान लो आपने ऐसी कितनी रोज बना दी, N2 रोज आपने बना दी इसी तरह की। और इसके साथ आपने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस R। इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपने बना दिया। N1 N2 वेरिएबल है, देखो गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे रखे हैं, हर एक सेल का EMF, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये चार चीजें आपको दी गई हैं, ये चार चीजें आपको दी गई हैं। और वेरिएबल जो हैं, जो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूं, दैट इज N1 N2। जैसे सपोज मान लो मैं कहूं 30 सेल है, 30 सेल,
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक लाइन में 10 और 3 लाइनें होगी, एक लाइन में 5 6 लाइनें होगी, एक लाइन में 6 5 लाइनें होगी, एक लाइन में 3 10 लाइनें होगी। समझ गए हो ना? तो N1 और N2 वेरी आप करा सकते हो, लेकिन एक चीज तो फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है। तो आप बताओ N1 N2 और n में क्या रिलेशन होगा? N1 N2 और N1 N2 is equal to N. N1 into N2 इज इक्वल टू n। कहीं भी काम आएगा तो ये रिलेशन काम आएगा। अच्छा, अब इस सर्किट को मैं छोटा करूं, एक लाइन में अगर आप देखते हैं तो सारे सीरीज में E नोट E नोट E नोट सब सेम पोलैरिटी, तो एक लाइन का कितना हो गया? N E नोट, और एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना होगा? N R नोट। सिमिलरली दूसरी लाइन में आप जाएंगे, N E नोट N R नोट, ऐसी ऐसी, ये N नहीं N1 है, N1 E नोट N1 R नोट, N1 E नोट N1 R नोट, ऐसी ऐसी कितनी लाइंस हैं? बताओ, समझ आ रहा है ना? ऐसी ऐसी N2 लाइंस हैं, N2 E नोट N2 R नोट, और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आपका है R। एक बार ये बताओ, क्या ये यहां तक सर्किट समझ आया? छोटा किया हमने। हाँ भाई बताओ। Yes, sir. अब मैंने कल एक होमवर्क आपको दिया था, मैंने कहा था n आइडेंटिकल सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन खुद करना, बताया होगा उसमें? कल होमवर्क में दिया था कि नहीं? पहले तो ये बताओ, दिया था ना होमवर्क में कि भाई वो जो सीरीज वाला काम है वो रिपीट करना आइडेंटिकल सेल्स का। मैं आज शुरुआत वहां से भी कर सकता था, लेकिन वो मुझे लगता है अपने आप भी किया होगा आपने। तो क्या आपने किया था आइडेंटिकल सेल्स वाला, ये जितना जितना करना था जो भी था, या नहीं किया? अरे आइडेंटिकल सेल्स का किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। Yes, sir. तो उसमें देखो, अपने रिजल्ट्स देखो आप, ई इक्विवेलेंट ई नोट बाई आर नोट प्लस ई नोट बाई आर नोट प्लस ई नोट बाई आर नोट डिवाइडेड बाई 1 बाई आर नोट प्लस 1 बाई आर नोट प्लस 1 बाई आर नोट, वो बनेगा एन ई नोट बाई आर नोट डिवाइडेड बाई एन बाई आर नोट। तो दैट विल बी ओनली ई नोट। किस किस बच्चे ने निकाल लिया कि अगर मैं एन आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगाऊं तो जो एक का ईएमएफ है वही ई इक्विवेलेंट निकल के आया है? यार देखो, आ गया अंकित, आ गया था अक्षय? Yes, sir. ठीक है। Okay. देखो, मैं आज की 15 मिनट उस पुराने काम में चली जाती, मैंने जस्ट जानबूझ के उसका जिक्र नहीं किया कि आपने किया होगा तो ठीक, नहीं किया होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो वैसा ही आसान काम था। तो जब आप वो पैरेलल वाला रिजल्ट यूज करोगे तो एक का N1 E नोट, अगले का भी N1 E नोट, अगले का भी, ये N1 है सॉरी, N1 E नोट, ये N1 N1 है, N1 E नोट N1 R नोट हर लाइन में। तो ई इक्विवेलेंट कितना बनेगा बताओ? अगर इसका N1 E नोट, इसका N1 E नोट, इसका N1 E नोट, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? N1 E नोट। और R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई N1 R नोट प्लस 1 बाई N1 R नोट प्लस 1 बाई N1 R नोट N2 टाइम्स। तो आप अगर करोगे तो ये आएगा N1 R नोट बाई N2। बताओ यार, समझ आया क्या? Yes, sir. देखो, जिस भी बच्चे ने वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का काम नहीं किया है आइडेंटिकल सेल्स का, वो जगह छोड़ के रखे और अपने आप करे, बिल्कुल करे। क्योंकि जैसे स्कूल चेक अभी खुलेंगे ना, मैं एक बार आपकी नोटबुक जरूर चेक कर रहा हूँ आपने इतने दिनों में क्या किया है क्या नहीं, तो वो सब भी अपना पूरा करके लाएं। और वो काम भी करना, जैसे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन फायदेमंद कब मिला था? जब लोड रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो। अगर वो दो काम आप रिपीट करोगे वहां, तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन फायदेमंद तब मिलेगा जब लोड रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा। किसी बच्चे ने किए हैं क्या वो दो केस कंपेयर?
सर वो तो आपने ही करवा दिया था। मैंने पैरेलल के करवा दी क्या कल? यस सर। मेरे तो याद ही नहीं, मेरे को लगा होमवर्क में दे रखा है। अच्छा, मतलब पैरेलल का आइडेंटिकल सेल का भी कर लिया हमने कल, पैरेलल का आइडेंटिकल सेल्स का। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपने देखा ही हुआ है ये सारी चीजें। तो अब जो आई होगा, आई आपका इन जनरल होता है ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। तो यहां मैं अगर फाइनली आई लिखूं तो आई कितना आया, ई इक्वलेंट कितना, N1 ई नोट अपॉन आर इक्वलेंट कितना, कैपिटल आर प्लस आर इक्वलेंट N1 आर नोट बाई N2। पहले आप यहां तक एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद देखते हैं कि ये कब फायदेमंद होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन कब अच्छा सा करंट देगा, इसके बाद देखते हैं। तो ध्यान में आ रही है तो अपना काम करते हैं। कोई नहीं। हो गया नोट? हाँ भाई, यहाँ पहुंच गए हो आई लिखने पे, आई जैसे भी लिखा आपने। अब हम ये देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल सेल का तब अच्छा था जब कैपिटल आर बहुत ज्यादा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तब अच्छा है जब कैपिटल आर बहुत कम है। तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग कब फायदेमंद होती है, हम किस तरह से सेल्स को अरेंज करें कि किसी कैपिटल आर को ये मैक्सिमम करंट दे। अब हम ये वाली चीज देख रहे होंगे कि किस तरह से इनको अरेंज करें कि ये मैक्सिमम करंट इसको दे। कर लिया नोट तो मैं चलो इसको मिटा के थोड़ा आगे। यस। ठीक है, देखो अब अगला काम हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम करंट। ये इस कॉम्बिनेशन से किस तरह से आप क्या रिजल्ट लाएंगे तो एक अच्छा रिजल्ट है क्वेश्चंस के लिए। अभी देखते हैं। आई जो है, आई दैट इज इक्वल टू N1 ई नोट अपॉन कैपिटल आर प्लस N1 R बाई N2। इसमें कितने वेरिएबल हैं आई के एक्सप्रेशन में, आई के एक्सप्रेशन में कौन कौन वेरिएबल है? N1 N2। So I is a function of two variables N1 and N2। आप इसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो ताकि डिफरेंशिएशन से हम मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके आगे बढ़ पाए। तो फाइंड आई ओनली एज अ फंक्शन ऑफ N2, N1 मान लो, तो पुट N2 इक्वल टू, देखो उधर उस रिलेशन से N2 को मैं क्या लिख सकता हूं, N बाई N1, है ना? समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए और y बराबर fx हो
तो dy बाई डी एक्स जीरो करके मैक्सिमम मिनिमा की तरफ हम चले। तो आपने ये इसमें पुट किया तो I इज इक्वल टू N1 इंटू ई नोट अपॉन R प्लस N1 R, और N2 की जगह जब आप ये रखोगे तो एक तो N है और एक बन गया N1 स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में N1 ऊपर भी आ रहा है, N1 नीचे भी आ रहा है। कैपिटल N तो एक कांस्टेंट है, गिवन क्वांटिटी है, उससे दिक्कत नहीं है। आप N1 को एक ही साइड ले लो ताकि हम कुछ और अंदाजा लगा पाए आसानी से। मैंने ऊपर नीचे N1 से डिवाइड किया तो ऊपर तो ई नॉट बचा, नीचे बचा R बाई N1, एक N1 से N1 कटेगा, प्लस N1 R बाई N। ये आपका करंट का एक्सप्रेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ N1। इन टर्म्स ऑफ N1 ये आपका करंट का एक्सप्रेशन बना। क्या इसके डिनोमिनेटर में, क्या इसके न्यूमरेटर में N1 है क्या कहीं? न्यूमरेटर में नहीं है, ओनली एंड ओनली डिनोमिनेटर में N1 है। तो अगर आप I को मैक्सिमम करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, बोलो। अगर आप I को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या कर दें हम, मिनिमम। फॉर I टू बी मैक्सिमम R बाई N1 प्लस N1 इंटू R बाई N, इट शुड बी मिनिमम। और अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, वेरिएबल आपका N1 है, मिनिमम का डिफरेंशिएशन कितना हो जाना है, 0। चलो अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टर्म में R बाहर आया, N1 की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन N1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म में R बाई, ये R कौन सा चल रहा है, R0 है ना, ये R0 चल रहा होगा है ना, उसमें देख लेना आप, ये R0 ही चल रहा है, हाँ ये सब है। तो सेकेंड टर्म में R0 बाई N तो कांस्टेंट है, और dN1 बाई dN1 कितना हो गया, 1 इक्वल टू 0। माइनस R बाई N1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R0 बाई N, माइनस से माइनस गया, यहां से कैपिटल R आया, R0 बाई N इंटू N1 स्क्वायर। N की वैल्यू रख दो, R0 बाई N की वैल्यू क्या है, और इंटू N1 स्क्वायर, एक N1 से एक N1 गया। फाइनली जो R निकल के आ रहा है, फाइनली जो R निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी N1 R0 बाई N2। अब आप अपनी कॉपी में पहले चेक करो क्या ये R इक्विवेलेंट था इस केस का, क्या ये जो सिस्टम चल रहा है क्या उसमें यही R इक्विवेलेंट है क्या, यस है ना, सभी को मिल गया होगा। यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि अगर आपको कभी कैपिटल R बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो आप सबको सीरीज में लगाएं, कैपिटल R बहुत छोटा है तो आप सबको पैरेलल में लगाएं। लेकिन अगर कैपिटल R कंपेरेबल है और तब आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप सबको इस तरह लगाएं कि जो R इक्विवेलेंट बने वो कैपिटल R के बराबर आ जाए, तो उस वक्त जो I होगा दैट विल बी मैक्सिमम। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसको एक सवाल में अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कि किस तरह से रिजल्ट हमारे काम आता है।
कर लिया कि नोट? भाई नोट हो जाए तो बता देना ताकि हम आगे बढ़ें। कर लिया सर नोट। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे काम आता है, किस तरह से हम यूज करें। मान लीजिए आपको किसी सवाल में यूं दे रखा है कि 54 cells each of EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm। 54 सेल है, हर एक का EMF 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। आर कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ 6 ओम। अब देखो कैपिटल आर ना तो इससे बहुत ही बड़ा है ना बहुत ही छोटा है, कंपेरेबल आ रहा है, एक 1 ओम एक 6 ओम है। समझ आ रहे हैं क्या? ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, है ना? तो यानी ये तो कोई वो केस तो है नहीं कि डायरेक्ट एक बार में आंसर आए। हाउ शुड द सेल्स बी अरेंज्ड to supply maximum current to the load? सेल्स को हम कैसे अरेंज करें ताकि लोड को मैक्सिमम करंट मिले? कर रहे हैं ना आप ट्राई? सर रोज में तो 18 हाँ और उसमें 3 ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो कॉलम में 3। सबसे पहली बात, कैपिटल आर है 6 ओम एंड स्मॉल आर नॉट है 1 ओम। इसका मतलब कैपिटल आर इज कंपेरेबल टू आर नॉट। इसका मतलब अगर आप करंट मैक्सिमम चाहते हैं तो आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ना तो सीरीज ना ही पैरेलल।
अगर इनमें बहुत ही भारी डिफरेंस होता तो एक बार में आंसर आ जाता कि सारे सीरीज में लगा दो या सारे पैरेलल में। लेकिन अब आपको यूं देखना होगा, सपोज एक लाइन में आपने N1 लगाए और ऐसी ऐसी N2 लाइंस बनाई। पहली बात N1 इंटू N2 कितना होगा, कितने टोटल सेल्स? 54। दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी बात कैपिटल R इज इक्वल टू R इक्वलेंट, कैपिटल R इज इक्वल टू एक लाइन का N1 R0 और ऐसी ऐसी N2 लाइन्स है तो डिवाइडेड बाई N2। यही सीखा था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने वैल्यू रखी 6, कैपिटल R है N1 बाई N2 और R0 आपका है 1 या R0 है 1। तो यहां से N1 बराबर आ गया 6 N2, इक्वेशन नंबर 2। भाई इन दोनों को सोल्व करना है, बहुत आसान है। वैसे भी केवल इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो बहुत आसान है। इस 6 N2 को इसमें रख दो तो N2 इंटू 6 N2 दैट इज 54, 6 9 54, N2 स्क्वायर 9, तो N2 कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर आप N2 की वैल्यू इसमें रखते हो तो N1 आपका आ गया 18। तो मतलब एक लाइन में 18 सेल और ऐसी ऐसी 3 रोज। और मान लो इसमें आई मैक्स भी पूछा जाए, अगर सपोज इसी सवाल में ये भी पूछ ले आई मैक्स कितना होगा, तो आई मैक्स का तरीका है E इक्वलेंट अपॉन 2R। 2R क्यों हो गए, नीचे 2R क्यों हुआ? वैसे R प्लस R इक्वलेंट होता है, R प्लस R इक्वलेंट और R इक्वलेंट को भी मैं R लिख सकता हूँ, ठीक है। E इक्वलेंट होता है जो एक लाइन का है, एक लाइन का N1 E0 अपॉन 2R। N1 एक लाइन का आया 18, E0 एक सेल का कितना लिया हमने 10, 2 गुना और R है 6, 6 3 30/2, यानी कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर पाएगा इस लोड में वो कितना आ गया आपका 15 एम्पियर। क्वेश्चन में मतलब ये भी आप ऐड कर सकते हो, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम करंट। तो ये हमारा आ गया 15 एम्पियर। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। शायद आप समझ तो आ ही गया होगा कि हम क्या पॉइंट पढ़ रहे थे, किस तरह से यूज होना था। हो गया नोट? हो गया नोट, ठीक है। अब एक बार हम उस सवाल पे आते हैं जो आपको होमवर्क में दिया था, देन सीपीपी। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है यहाँ। आपको जो पहला सवाल दिया गया था वो ये था कि n में से m सेल उल्टे लगे हैं पैरेलल में, तो सीधे कितने लगे हैं? इस सीधे जो इस तरह से लगे हैं ये कितने सेल्स हैं? n
n-m। ये तो n माइनस सीधे लगा n माइनस n माइनस m तो सीधे लगे हैं, लेकिन कुछ सेल्स उल्टे भी लगा रखे हैं आपने। ये जो आप इससे नीचे नीचे जो सेल्स आपके जा रहे हैं वो m सेल्स हैं, और इनको आपने किसी लोड R के साथ कनेक्ट किया। अब जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो n माइनस m का तो अलग बना लो, या चलो पूरा एक साथ ही लिखते हैं, अलग अलग दो बार क्या करने हैं। E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट जो बनेगा E1 बाई R1, तो फर्स्ट टर्म E नोट बाई R नोट, सेकेंड E नोट बाई R नोट, तो n माइनस 1 टाइम्स तो आएगा E नोट बाई R नोट, माइनस m टाइम्स आएगा, मतलब माइनस का E नोट बाई R नोट, और नीचे तो 1 बाई R नोट 1 बाई R नोट ही चलेगा पूरा n टाइम्स। बताओ E इक्विवेलेंट लिखना आ गया? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट E इक्विवेलेंट में? तो ऊपर आपने E नोट कॉमन लिया तो n माइनस 2m इंटू E नोट डिवाइडेड बाई n, R नोट से R नोट मैंने काट दिया है, ये आपका आ गया E इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इससे ही निकलेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R नोट प्लस 1 बाई R नोट, ये चलता रहेगा और ये टोटल ही होना है, इसमें कोई पोलैरिटी का चक्कर ही नहीं है। यानी कि 1 बाई R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू n बाई R नोट, एंड यू कैन से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R नोट बाई n। अब जो करंट चला होगा I, दैट इज E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, तो आप अगर I लिखते हो E इक्विवेलेंट वो ऊपर है n माइनस 2m इंटू E नोट डिवाइडेड बाई n, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट एंड दैट इज R नोट बाई n। हाँ भाई बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कुछ उल्टी पोलैरिटी के साथ लगे हो तो कैसे करना है पैरेलल में? ठीक है, जिसका हो गया था ठीक है, नहीं भी हुआ था तो ये नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया सर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका जो दूसरा एक और सवाल दिया था पैरेलल का, उस पे। दूसरा सवाल कुछ इस तरह का दिया था आपको कि एक लाइन में E1 और या R1 था, एक लाइन में E2 और R2 ये था, और बीच में हमने कैपिटल R कनेक्ट किया था। क्या नाम दिया था इस पॉइंट को? A और B। A और B। ये A है, ये B है, आपको VA माइनस VB निकालना था, क्या हो? एक तरीका E1 अपॉन R1 प्लस R2, बताओ बताओ बताओ। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, हाँ अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। सही है, बिल्कुल सही है। देखो, एक तरीका तो है थोड़ा बड़ा तरीका जो आप खुद ट्राई करें घर पे। वो तरीका तो ये कहता है कि मान लो इसने करंट चला दिया I1 और सपोज इसने करंट चला दिया I2,
और यहाँ KCL से करंट जाएगा I1 प्लस I2। तो मेरे पास दो वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए KVL की दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इसमें और एक इसमें। उनसे मैं I1 और I2 निकाल लूंगा और फिर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा प्लस माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। एक तो है बड़ा तरीका कि आप दो बार KVL लगाओ, एक ऊपर एक नीचे, दो इक्वेशन आएंगी I1 I2 में, दोनों को सोल्व करो, I1 और I2 निकाल लिया। उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R। मैं तो ये कहूँगा फॉर प्रैक्टिस आप एक बार ये भी करके देखना। आंसर तो अभी हम दूसरे तरीके से ला रहे हैं, लेकिन फॉर प्रैक्टिस आप ये भी करके देखना कि आंसर आता है कि नहीं आता है आपसे उस तरह का। बताओ करोगे ये वाला काम, ये जो मैंने अभी बताया? ठीक है, जरूर करना ये। और कुछ नहीं है, सर्किट सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनेगी। लेकिन एक दूसरा इसको देखने का एक हमारा नजरिया ये होगा, अगर ऐसे कोई दिखा रखा है तो क्या मैं उसे एक आइडियल सेल मान सकता हूं? E1 R1 है ना। और अगर ऐसे कोई दिखा रखा है नीचे, तो मैंने इसके साथ ही एक और ये मान लिया, उन्हीं पॉइंट A और B के बीच में E2 R2 और एक ये लोड R। आप बताओ क्या ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है कि नहीं? बोलो एक बार, सेम है ना ये दोनों? ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखोगे तो भी एक एक्सटर्नल करंट आई आ जाएगा, और फिर करंट आई आ गया तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस I इंटू R, और जो VA माइनस VB इस बार बनेगा वो बनेगा I इंटू R। सोल्व फॉर I, सोल्व फॉर I कैसे? आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे, सीख रखा है ना हमने। R इक्विवेलेंट भी निकाल लोगे, सीख रखा हमने। और फिर I भी आप निकाल लोगे, इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, और उसके बाद R से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बताओ, ये तरीका आ गया समझ क्या करना है? यस सर। मैं कहूंगा आप एक बार जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये भी करना। दो मेथड बता दिए मैंने यहाँ पे। अब देखो तीसरा मेथड जिससे डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन आप उनको सिंप्लीफाई करके देखना, फाइनल आंसर जो तीसरे से आए वही इन दोनों से बनेगा। तीसरा मेथड कहता है आप इसको एक तीसरा सेल मान लो। तीसरा मेथड कहता है कि आप एक फर्स्ट सेल मानो E1 R1, एक सेकंड सेल मानो E2 R2, थर्ड सेल ऐसा मान लो जिसमें कोई रेजिस्टेंस है और EMF नहीं है, 0 R, और बाहर ये निकाल दो पॉइंट A और B। अब कोई चौथी ब्रांच बची नहीं, तो अब ये डिस्कनेक्टेड है। मैंने क्या किया, मैंने इसको भी A और B के बीच में एक सेल की तरह दिखा दिया। अच्छा, डिस्कनेक्टेड है तो बहुत फायदा हो गया, अब सर्किट नहीं सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपन सर्किट है, कोई करंट ही नहीं है बाहर, तो क्या मैं VA माइनस VB को सीधा इक्विवेलेंट लिख सकता हूं कि नहीं? कोई करंट बचा ही नहीं तो बताओ। यस सर। और E इक्विवेलेंट जो होगा, आप अपना फॉर्मूला लगा दो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस 0 बाई R अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। यानी कि मेरा VA माइनस VB आ गया, ये E इक्विवेलेंट ही। ऊपर एलसीएम आएगा R R1 R2 ना, ये R तो हट गया, ऊपर एलसीएम आएगा केवल R1 R2, और ये बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1। ये नीचे वाले से R1 R2 कट ही जाने, नीचे एलसीएम R R1 R2 R आएगा, तो पहली टर्म R2 R, दूसरी टर्म R1 R, तीसरी टर्म R1 R2, और एक एलसीएम का R बचेगा जो मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर है। आपने अंकित यही बताया था ऊपर वाला, तो आपने क्या तीसरे मेथड से किया है क्या इस क्वेश्चन? दूसरे मेथड से। कौन से दूसरे मेथड। दूसरे वाले से। अंकित ने सॉल्व किया है सेकंड मेथड से। क्या सबसे छोटा मेथड थर्ड मेथड है क्या? सबसे छोटा? यस सर। ठीक है,
मैंने आपको 3 मेथड बताए, आप तीनों से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर सेम आना चाहिए। नोट कर लीजिए एक पार्ट। हो गया जी? ठीक है, अब आ जाइए सीपीपी डिस्कशन पे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो गया कंप्लीट, इस पे जो सवाल वगैरह दे रखे थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तब हम सीपीपी जितना समय बचा है, पहले 28 फिर 29, 28वें में अब डाउट पूछ लो अगर पहले आपने नहीं किए थे तो। आंसर्स मैं आपको दे ही चुका हूँ दोनों के। बताइए 28वें में कोई पूछना है? अंकित आप कह रहे थे 28 में। सबसे पहले मैं इस पे आ रहा हूं, सीपीपी 28। दोबारा बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं पढ़ी क्या वैसे हमने? बताओ, मुझे याद नहीं है। पढ़ी है तो उसमें बताया होगा जहाँ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ स्पीड ज्यादा होती है, करवाया होगा शायद ही। हो गया नहीं तो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। और कौन सा? थर्ड। एक कहीं पे कोई लिक्विड है, मान लो ये कोई पोर्शन है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। अच्छा, ये कहता है कि उसमें दो तरह के आयन्स हैं, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन। कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। वीडियो ऑफ हो गई। वीडियो एक मिनट। कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया, ये हाई पोटेंशियल साइड है और मैं कहता हूं ये लो पोटेंशियल साइड है। तो पॉजिटिव चार्ज तो चलता है, ये कोई बैटरी के अंदर की बात नहीं हो रही, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज तो चलता है हाई से लो पोटेंशियल और नेगेटिव चलता है लो से हाई। क्लियर है ना ये चीज? तो पॉजिटिव चार्ज पे जो चार्ज है दैट इज 2e और नेगेटिव पे है -e। पॉजिटिव चार्ज की ड्रिफ्ट स्पीड है v/4 धीरे धीरे, और नेगेटिव की ड्रिफ्ट स्पीड है v। नंबर डेंसिटी इसकी भी n है, इसकी भी n है। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयन, फिर मैं लिखूंगा करंट ड्यू टू नेगेटिव आयन। करंट का हमारा फॉर्मूला हुआ करता है NeAVD।
ये हमारा एक्सप्रेशन होता ही है। तो I ड्यू टू पॉजिटिव आइन N, E की जगह 2E। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में दिया है शायद कि सेम लेना है या नहीं। वो तो एक पाइप है, उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन A। क्रॉस सेक्शन A है पाइप का, उसी में फ्लो कर रहे हैं और इसकी ड्रिफ्ट स्पीड V/4। तो ये आ गया हाफ टाइम्स NEAV। अच्छा, जब ये निकालोगे तो N चार्ज है माइनस ही, माइनस तो केवल डायरेक्शन उल्टी करवाएगा, एरिया A और ये V, तो ये आ गया 1 टाइम्स NEAV। अब ये बताओ दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट में कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज का करंट किधर होता है? जिधर चार्ज चले उधर। और नेगेटिव चार्ज का किधर होता है करंट? जिधर चार्ज चले उससे अपोजिट। तो अगर आप देखें तो जो नेट करंट है I, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है, बिकॉज सेम डायरेक्शन। और अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2 NEAV। तो ये जो इस तरह के जब सवाल आए तो कम से कम ये डायरेक्शन का ध्यान रखना, नहीं तो फालतू में गलतियां हो जाएंगी। फिफ्थ, एक मिनट अभी क्वेश्चन नंबर 5 ये करवाया था यार, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी वाला काम करवाया था मैंने। 6th क्वेश्चन। अच्छा 6th कह रहे हो क्या? 6th ये एक इंफॉर्मेशन देने वाला सवाल है जो कहीं न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आती बात, लेकिन थ्योरेटिकल चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। ये लिखता है करंट कैरिंग वायर है और वायर सर्कुलर शेप में बनी हुई है। वायर सर्कुलर शेप में है। नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेसेस अलोंग द वायर। अब इसमें कांस्टेंट करंट कोई आई जा रहा है, लेकिन करंट डेंसिटी तो बार बार चेंज होगी। सपोज हम कहें कि इसमें करंट तो कांस्टेंट है, तो वो तो यहां भी आई है, यहां भी आई। करंट की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, वो तो यहां देखें तो इस साइड है J, यहां देखें तो इस साइड है J, यहां देखें तो इस साइड है। तो क्या J बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं? J वेक्टर एक फिक्स पैटर्न में है ना, यानी कि इसमें I तो कांस्टेंट है, लेकिन जो J वेक्टर है वो J वेक्टर जो है दैट इज वेरिएबल। I कांस्टेंट है लेकिन J वेक्टर वेरिएबल है। तो अब ये लिखता है कि द एजेंट दैट इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। J वेक्टर को कौन चेंज करता है? J बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू E, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू, छोड़ो इसको, सिग्मा तो यहाँ एक कांस्टेंट होता है, मटेरियल के इधर से उधर जाओगे तो सिग्मा चेंज ही नहीं हो रहा है। इट मींस J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? E के। J को चेंज करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो आगे मूव करवाता है इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आगे मूव करवा रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो तो तब भी लगेगा, वो तो तब भी यूज होगा जब ये वायर स्ट्रेट होती। अगर ये वायर स्ट्रेट होती तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी वहां होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, कौन सा फील्ड है? तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है कि जो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसकी जो सरफेसेस होती हैं, इनर सरफेसेस, वहां पे चार्जेस गेट एक्यूमुलेटेड, जो हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम अब तो हमेशा यूं ही मानते हैं कि करंट फ्लो करेगा तो वो बॉडी पहले न्यूट्रल थी अब भी न्यूट्रल ही है, लेकिन कुछ चार्ज सेपरेशन हो जाता है
और कुछ चार्ज उसके इनर सरफेसेस पे जाके जमा होने लग जाता है। वो चार्ज अपना ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है कि उसकी वजह से मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो जे को चेंज करवाने के लिए ये वाला फील्ड क्या दोबारा रिपीट कर दो जो बोल रहे देखो, हैं, कौन आ गया? एक होता है कि एक स्ट्रेट वायर है, एक होता है एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट जा रहा है आई। इस करंट को चलाने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इलेक्ट्रॉन को उधर भेज रहा होगा। ये जो ई है, ये ई, ये तो होगा इधर और इधर के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। इस ई का तो काम है करंट को मेंटेन करवाना। ये ई तो अब भी होगा यहाँ, इसके अंदर भी होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई ईएमएफ आया उसके कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो एक्स्ट्रा फील्ड एक और चाहिए जो बार बार इलेक्ट्रॉन्स को आगे तो बढ़ाए लेकिन बैंड भी करवाए। बार बार इलेक्ट्रॉन्स को आगे तो बढ़ाए, जैसे करंट यू है तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं लेकिन बार बार वो मुड़ रहे हैं। तो मोड़ने वाला जो फील्ड होता है वो कौन सा होता है? इन वायर्स की इनर सरफेसेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है जब करंट फ्लो करता है, और वो एक्यूमुलेटेड चार्ज एक डाइपोल के तरह अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बार बार ये डायरेक्शन चेंज होती है। ये चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में कहीं यूज़ नहीं करनी पड़ती हमें, लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बातें जो पता होनी चाहिए इस तरह के सवालों के लिए। क्या समझ आ गया क्या? अभी 6th जो था वो सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। हाँ, जब भी कोई वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके इनर सरफेसेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। इस तरह से वो चार्ज एक्यूमुलेट होता है कि बीच वाला जो चार्ज मूव कर रहा होगा उस पे एक ऐसा धक्का लगाएं कि वो आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज करे, नहीं तो वो डायरेक्शन चेंज कैसे करेगा? देखो चार्जेस, कौन से चार्जेस accumulated on the surface, ये जो अंदर की तरफ जो accumulate हुए हैं, deflect the moving charge along the direction of बेंट वायर। इन चार्जेस का जो धक्का होता है, मतलब फील्ड फैला के, ये आपका कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 6 इसका चल रहा है। इन चार्जेस का जो धक्का होता है उसकी वजह से ये बेंड होते हैं। मतलब ये सवाल एक तरह से लगा लो न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन हमें ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। वायरशिप भी हो तो नहीं होते क्या? वायरशिप भी हो तो वायर सीधी हो तो उस पे भी हो सकता है जमा, अगर कहीं कुछ और चीज की जरूरत पड़ रही हो, लेकिन बैंड करने के लिए जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी उसमें। देखो वायर अगर सीधी है उस पे भी जमा हो सकता है अगर कहीं भी हमें फील्ड की जरूरत पड़ेगी और कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन वहां पे क्योंकि उसको बैंड नहीं होना है तो इसलिए अक्सर वहां जमा नहीं होगा। ठीक है सर। यार देखो, जैसे मान लो कोई मोड़ आता है, आप थोड़ी स्पीड में जा रहे हो तो क्या आप बाहर की तरफ गिरने को हो जाते हो कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स पे भी ऐसा बाहर की तरफ धक्का लगेगा, वो एक कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे आके जमा होने लगेंगे। अब वो जो बाउंड्री पे जमा हो रहे हैं तो वो जो दूसरे आ रहे होंगे उनको धक्का रिपेल करके और वो अंदर की तरफ ही बैंड करवा देते हैं। समझ गए हो क्या किस तरह से क्या है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। 7 कौन सा? 7। तो मैं 2 दिन से जैसे पूछ रहा, आप लोग कोई डाउट ही नहीं बता रहा था इसमें। क्या बाकी बच्चों ने अभी भी ट्राई किए हैं कि नहीं? देखो मैं कल भी पूछ रहा था CPP 28, कोई डाउट नहीं पूछ रहा था उसमें, जबकि डाउट तो आते ही होंगे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। टू लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये 2 कंडक्टर कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं
ये दो कंडक्टर्स कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं कि ये करंट आई आ रहा है और ये करंट आई आगे निकल गया। पहला जो मेटेरियल दिया है उसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, तो उसकी कंडक्टिविटी होगी सिग्मा 1 बाई ρ1, और दूसरे मटेरियल की कंडक्टिविटी होगी सिग्मा 2 1 बाई ρ2। ठीक है, अब ये कहता है कि टोटल फ्री चार्ज एट द इंटरफेस ऑफ द टू कंडक्टर्स इज, देखो मान लो यहां चार्ज Q1 है, इसमें इस करंट को मेंटेन करने के लिए यहां फ्री चार्ज Q1 है और यहां माइनस Q1 है। तो क्या आपने कभी कोई फॉर्मूला पढ़ा था करंट का सिग्मा Q और एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में? गॉस लॉ और ओम्स लॉ का रिलेशन मैंने बताया होगा कभी, बताओ ये फॉर्मूला याद है क्या? कुछ दिन पहले हम बार बार यूज करते थे। I इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपने पहले के लिए लगाया सिग्मा 1 Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फिर जब आप दूसरे को देख रहे हो करंट आगे जा रहा है तो ये Q2 और ये माइनस Q2, करंट वही है, सीरीज बना हुआ है, तो I इज इक्वल टू सिग्मा 2 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से Q1 निकाल लो तो Q1 आ रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई सिग्मा 1 इंटू आई, 1 बाई सिग्मा 1 है ρ1, तो Q1 आ गया एप्सिलॉन नॉट ρ1 इंटू आई। सिमिलरली यहां से आपका Q2 आ रहा है एप्सिलॉन नॉट 1 बाई सिग्मा 2 इंटू आई, यानी कि Q2 आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ρ2 इंटू आई। समझ आए यहां तक? अब देखो फ्री यहां पे कितना चार्ज है, इस जगह कितना चार्ज है, इस जंक्शन पे यहां पे चार्ज है माइनस Q1 प्लस Q2, दिख रहा है ना हमें? इन दोनों की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो एक एप्सिलॉन नॉट कॉमन, एक आई कॉमन, और अंदर बचेगा ρ2 माइनस ρ1, एप्सिलॉन नॉट आई ρ2 माइनस ρ1। अब इन्होंने मोड लगा रखा है इसलिए कि वो ρ1 माइनस ρ2 कह दो कोई भी, हमने इस तरह से लिख दिया दिस इज सेम एज मोड ऑफ ρ1 माइनस ρ2, क्योंकि और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि ρ1 माइनस ρ2 आएगा या ρ2 माइनस ρ1। तो यार ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने कहा था, एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो पीछे भी हमने कुछ अच्छे सवालों में यूज किया है। हाँ भाई, क्लियर हो गया? यस। ठीक है, और बताइए इसमें, पहले सीपीपी यही वाला बता दीजिए आप। हाँ जी बताओ, ये 7वां हुआ है, इसके बाद कोई और डाउट? अच्छा, ये बाकी किसी बच्चे से हुआ था कि नहीं हुआ था 7th क्वेश्चन? हाँ अक्षय, आपकी क्या कहना चाह रहे हो, हुआ था कि नहीं? तो यार नहीं हुआ तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, एक भी बच्चा नहीं पूछ रहा था कल तक। क्वेश्चन तो हो गए इसके, और हो गए थे इसके 28 के। यार देखो, बाकी बच्चों को देख के मुझे लग रहा है आपको डाउट ही नहीं आ रहे, कहीं पूछ ही नहीं रहे, मतलब कर ही नहीं रहे कोई। क्या 8, 9, 10, 11 में कहीं कोई समस्या है किसी भी बच्चे को? अच्छा, और क्या किसी बच्चे ने CPP 29 ट्राई भी किया है कि नहीं? आप लोगों ने कहा कल आंसर मत दो, मैंने नहीं दिए, मैंने आज आंसर दिए ये सोचते हुए कि शायद अब कर लिए होंगे। अंकित, आपने किया है CPP 29 ट्राई या नहीं अभी? क्या कह रहे हो? नहीं, ये देखो कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, ये करना चाहिए हमें, डेली का काम डेली करना चाहिए। अब मैं अगला कैसे दूं जब तक यही नहीं कर रहे हो तो आप लोग। मैंने आंसर्स दिए हैं, आप ट्राई करेंगे वो। और कोई बच्चा यार किसी को भी डाउट हो 29 में तो पूछ ले, CPP नंबर 29। चलो कोई नहीं, ठीक है।
तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स समझ आ गया ढंग से? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। यस अब सुनो, अब जो अगली चीज हम पढ़ रहे होंगे, जो मेरा तो जो मूड अगली जो कॉन्सेप्ट पे आने का वो है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज आप उस समय पढ़ के आए हैं कैपेसिटेंस में पूरा? यस सर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बस उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाएगा जो जब स्कूल में आप आएंगे तो आपको लैब में जरूर करवाएंगे वो एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज ये हमारा अगली क्लास का काम है, और उससे अगली क्लास का काम होगा पोटेंशियोमीटर। तो अगले 2 दिन 2 इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे होंगे, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। सर्किट में हम एक दिन लगाएंगे, वो सेम है, फटाफट रिपीटिशन है, बिल्कुल सेम है जैसा आपने कैपेसिटेंस में पढ़ा है उसी तरीके का। सर हाँ जी बोलो। हमें प्रैक्टिकल भी बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल करने का मूड है ये बताओ। नहीं बनानी ना, प्रैक्टिकल नहीं है, फाइल वाइल बनानी पड़ेगी। अरे मुझे ये बताओ, प्रैक्टिकल करने का मूड है कि नहीं? सर करने का मूड है, लेकिन प्रैक्टिकल बनाने का मूड नहीं है। यार कमाल की बात है, जिस दिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट करो, अगर 2 सप्ताह में एक एक्सपेरिमेंट हो, 2 पेज लिखने में क्या जोर जा रहा है बताओ? एक होता है वो, पता है बनाने का मन कब नहीं करता, एग्जाम आगे सुनो, लास्ट में एक साथ कॉपी करनी है। तो बनाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? मतलब अगर प्रैक्टिकल हो स्कूल में तो सब स्टूडेंट तो बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं होगा, मतलब सिर्फ ना, ऐसा आपको कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, जो होगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपको 2 वीक में एक प्रैक्टिकल करवाया जाए तो वो लिखने में क्या जोर पड़ रहा है? क्या हो जाएगा ना आराम से? वो हो जाएगा। हाँ, तो ये दिक्कत तब आती है जब पूरी साल कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, लास्ट में एकदम से लिखना पड़ेगा, लास्ट में पूरी नोट बुक बनानी होती है, वो कॉपी करनी होती है, वो नहीं करना हमें, वो नहीं करना। अभी स्कूल खुलने दो फिर हम देखते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास में ऑफ करता हूँ, कल मिलते हैं, कल आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यूस बीपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मेरा आंसर हर बार 16/25 आ रहा है, और ना इसका आंसर 1/4 एम्पियर आएगा, 1/4 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। सर टोटल करंट तो 1 एम्पियर आ गया। टोटल 1 आ गया तो अब सुनो ध्यान से सुनो, टोटल 1 आ गया, ये आपने कर लिया ना ट्राई? पहले तो ये बताओ, 1 आ गया, उसके नीचे आगे 8 ओम लगा है, 8 ओम, और 8 ओम ही बाकी बचे हुए सारे का मिलेगा, तो 8 और 8 में आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 1/2 तो नीचे निकल लिया और 1/2 आगे निकल लिया। ठीक है सर, फिर उससे नीचे 8 लगा और 8 ही आगे, समझ गए हो? यस सर। ठीक है, चलिए आगे हम आज की क्लास ऑफ करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कल कुछ डिस्कशन और कुछ फिर वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। थैंक यू।